आप सभी लोगों का अभी कुछ और बाकी है कि सीजन 1 के एपिसोड 2 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज हमारे साथ हैं वरदान, जो कि आईटीबीपी दिल्ली ऑफिस में इंस्पेक्टर के तौर पे कार्यरत हैं। इनकी कहानियों में बहुत ढेर सारे मुड़ाव हैं, बहुत ढेर सारे राहें हैं जहाँ पे चले थे, जिन्होंने इन्हें सेलेक्ट किया था कुछ राहों को, और कुछ राहों को इन्होंने छोड़ दिया था। और क्या है इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, क्या ऐसी कहानी है जो ये जी चुके हैं, लिख चुके हैं, और अभी और क्या बाकी है। तो आइए हम मिलते हैं वरदान सिंह जी से। वरदान, आपका अभी कुछ और बाकी है एपिसोड द टॉक शो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका आशीष। वरदान, जैसा कि हमारे शो का इनाम भी अभी कुछ और बाकी है, तो हम तो वो सारी चीजें आपसे पूछेंगे, लेकिन शुरुआत करना चाहते हैं वरदान। कौन है ये वरदान, क्या है ये वरदान, हमारे आप क्या कहानी है, अभी आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, और ऐसा आप क्या कुछ कर चुके हैं, आपका फेलियर, आपका सक्सेस। तो हमारी ये ऑडियंस जानना चाहते हैं, कौन है ये वरदान। आशीष, वैसे तो वरदान एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हुआ जो सिंपल बॉय होता है, जो जिसको कुछ नहीं पता होता। वो है जब स्कूलिंग थी तब तो बिल्कुल ही क्लासेस में स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा है वरदान। तो इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरी लाइफ में ऐसा कुछ घटा नहीं है, पर समय के साथ एक्सपीरियंस के साथ मुझे चीजें पता चली तो मैंने उनको यूटिलाइज किया, कंपनी अच्छी मिली, तो धीरे धीरे मुझे चीजों का पता चलता गया। पढ़ाई में इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन बाकी आउटडोर एक्टिविटीज में मैं काफी अच्छा था। जब मुझे कॉलेज में आने के बाद पता चला कि हाँ, हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, मेरे दो दोस्त हैं कॉलेज टाइम से, हर्ष और विनय। तो उनके इन्फ्लुएंस में आके मुझे ये चीजें पता चली कि हाँ, वाई वी शुड स्टडी। अदरवाइज मेरे 10+2 के जो मार्क्स हैं वो दे आर बिलो 50%। ग्रेजुएशन में आके मुझे उनकी संगति कहो या तो कहते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, उसका इफेक्ट कहो, ये मुझे काफी मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। तो धीरे धीरे सब चीजों को पता चलता रहा। तो ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूं मैं, बट समय के साथ सीखने की कोशिश करता हूँ और उसी को आगे बढ़ाता हूँ। जहाँ तक हमको पता चला है कि आपने तो वैसे तो अपना मास्टर्स किया था ज्योग्राफी में, लेकिन उसके बाद आपने सबैटिकल लेके एमटेक किया है रिमोट सेंसिंग में। तो ये रिमोट सेंसिंग के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे कि कैसे, क्या है ये रिमोट सेंसिंग, एंड हाउ दिस इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया, रिमोट सेंसिंग। यस, बेसिकली मैं ग्रेजुएशन 2001 में देयर वाज अ इंसिडेंट, कच्छ में अर्थक्वेक आया था। देयर वाज जी अ जी अर्थक्वेक इन कच्छ, जी गुजरात। जी So जी। I was in the 8th class. From अच्छा। that event, I started, I got interested into this earthquake and all this thing ना। तो मुझे किसी ने बताया कि इसके लिए तुम्हें भूगोल पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। ग्रेजुएट फर्स्ट 10th के बाद मैंने पहले साइंस लिया। साइंस तो मेरे घर वालों ने मुझे छुड़वा दिया कि नहीं, तुझसे ना हो पाएगा, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैंने ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स रखा। और मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, +1 +2 में जो टीचर थे मेरे, उन्होंने काफी हेल्प किया मुझे ज्योग्राफी को समझने में। वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इवेंट्स को समझाते थे। बस ग्रेजुएशन में आए, ग्रेजुएशन में टीचर अच्छे मिले, दोस्त अच्छे मिले, तो थोड़ा और एक्सप्लोर करने को मिला चीजों को। डे टू डे लाइफ में होती है, बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, इन इंसिडेंट्स को क्या पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आता था और दोस्तों के साथ शेयर करते थे, बातें करते थे। तो ज्योग्राफी मुझे ग्रेजुएशन टाइम में +1 +2 से अच्छा लगता था। उसी टाइम मुझे रिमोट सेंसिंग का पता चला था। बेसिकली रिमोट सेंसिंग जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था तो हिंदी में पढ़ा था, संदूर संवेदन। इसका मतलब होता है कि यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग इनटू फिजिकल कांटेक्ट, यानी आप किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसके फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते। तो इन साइंस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू हम पिक्चर्स लेते हैं। जैसे आप किसी की पिक्चर्स लेते हो, फिर आप उसको रिव्यू करते हो कि इसमें हाँ। क्या चीज अच्छा है। उसी तरह से रिमोट सेंसिंग भी उसी का पार्ट है। और जीआईएस भी, जीआईएस जो है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो एक कंप्यूटर बेस्ड ज्योग्राफिकल सिस्टम है। सभी इन वर्ल्ड की जितने भी लोकेशंस है, कुछ भी चीज है, जो भी इंसिडेंट होता है, वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से रिलेटेड रहता है। किसी ना किसी लोकेशन, कोई ना कोई उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। तो ये चीजें आप कंप्यूटराइज कर दीजिए, आप डिजिटाइज कर दिए, तो आपको, आपने देखा होगा, आप स्विगी से ऑर्डर करते हो, जोमेटो से ऑर्डर करते हो, या आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू जीआईएस। तो आप यूज करते हैं जीआईएस का। ग्रेजुएशन मैंने मास्टर्स करने के बाद कुरुक्षेत्र से मैंने मास्टर्स किया, एमएससी ज्योग्राफी। और उसके बाद 2 साल में करने के बाद ही मेरा जॉब लग गया था। मेरा मन नहीं था जॉब का इतना ज्यादा, लेकिन फैमिली प्रेशर का हो या फिर उस टाइम पे दोस्तों का इन्फ्लुएंस को कि उन्होंने कहा यू मस्ट ज्वाइन, लेटर ऑन यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। तो तब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ पर कई प्रकार की लीव है,
काइंड ऑफ लीव, स्टडी लीव, अर्न लीव, कैजुअल लीव, पैटर्निटी लीव। तो जब मुझे स्टडी लीव के बारे में पता चला कि हाँ ये, तब मुझे क्लिक हुआ कि मुझे ये लेना है और मुझे सबैटिकल लेके आगे पढ़ाई करना है। तो उसी दौरान 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी सरकार आई, तो उसने कहीं ना कहीं मेरे लिए एक दरवाजा खोला। डिजिटल इंडिया के थ्रू उन्होंने स्टार्ट किया था, तो मैंने भी एप्लीकेशन लिख के गवर्नमेंट को कन्विंस, अपने ऑफिस को कन्विंस किया, एंड दे प्रोवाइडेड मी स्टडी लीव फॉर दैट रिमोट एमटेक फॉर रिमोट सेंसिंग जीआईएस, एंड आई डिड माय एमटेक फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग फ्रॉम देहरादून, व्हिच इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ओके, दैट्स गुड वरदान। और जैसे कि हाँ आपने बोला है जीआईएस का तो यूज हम डेली लाइफ से लेके इंटरनेशनल लेवल तक कर रहे हैं। इस बीइंग डिजिटल इंडिया और एवरीवन इज कनेक्टेड डिजिटली, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी हो जाए, डेली रोज की चीजें हो, किसी के घर जाना हो, स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, तो जीआईएस इट्स अ पार्ट ऑफ हर लाइफ। एग्जैक्टली। उसके बाद आप अभी आप रिसेंट का इंसिडेंट भी ले सकते हैं। दो अभी अभी साइक्लोन्स आए हैं, बास और जी ताउते। दे वर बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, and now you can realize and you can tell the people that how it will travel from one place to another. They can track it and they can utilize this service or technology. तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी इंजॉय करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्मार्टफोन में भी कहीं किसी भी ई कॉमर्स वर्टिकल से, ई कॉमर्स इंडस्ट्री से कुछ भी ऑर्डर करते हैं, तो हमको वो भी बहुत अच्छा लगता है कि घर बैठे तो आप तो लाइव जियोग्राफी, एक्चुअली जहाँ पे जियोग्राफी में आप जीआईएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने अभी दोस्तों का नाम लिया, तो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में आप बैलेंस कैसे करते हैं? क्या दोस्तों का कुछ असर होता है? क्योंकि अभी जब वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, तो कभी कभी कई दोस्त बोलते हैं यू आर सो बिजी, कई लोग हम टाइम दे पाते हैं, कई लोग को नहीं दे पाते हैं, सिंस यू आर इन जीआईएस, सो ऑब्वियसली मतलब ये तो हमारे लिए तो अभी वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है, तो कैसे आप बैलेंस करते हैं दोस्तों और अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को? ये काफी टफ रहता है कि दोनों सिचुएशन, दोनों डिफरेंट एनवायरनमेंट्स उनको मेंटेन करके रखना। कई बार दोस्तों से, क्योंकि हम तीनों दोस्तों में मेरी जो पहले लग गई थी उनकी बाद में लगी, तो ये सुनने को मुझे काफी मिला है दोस्तों से कि हाँ ठीक है तू बिजी रहता है भाई, जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गया है या कहीं भी। इवन मैं एमटेक कर रहा था तब भी मुझे दोस्तों से सुनने को मिलता है कि तेरे दूसरे दोस्त बन गए हैं कॉलेज टाइम से या मास्टर्स में ही, तो तू उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देता है। तो मैं कोशिश पूरी करता था कि किसी न किसी तरह से उनसे कांटेक्ट में रहूं। अभी भी मेरा जो दोस्त है एक स्कॉटलैंड में है, हर्ष कुमार, वो ही इज इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और एक चंडीगढ़ में है, विनय सैनी। तो कोशिश करता हूँ, अभी मैं दिल्ली में पोस्टेड होने के बाद उनसे काफी कांटेक्ट में रहता हूँ। तो ये उनकी शिकायत मुझसे रहती है कि मैं ज्यादा बातें नहीं करता, और ये इसको मैं कैटर करने के लिए करता हूँ कि मैं अपने घर वालों से भी इतनी ही बातें करता हूँ जो मुझसे लगता है कि मुझे हाँ इट्स नेसेसरी की बात कर लेनी चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार, तब ही करता हूँ। मुझसे नहीं होता कि मैं फोन उठा के हाँ किसी को फोन कर लिया, बात कर लिया। और मैं इतना एक्टिव मल्टीमीडिया से सोशल मीडिया पे भी इतना एक्टिव नहीं हूँ कि आपने हर दूसरे दिन फोटो डाल दिया, पोस्ट कर दिया। तो कोशिश, काफी मुश्किल होता है इस चीज को डील करना। काफी सुनने को मिलता है दोस्तों से, खासकर घर वालों से भी मिलता है, पर चल रहा है अभी तक अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। सही बात है, यानी कि अभी बहुत कुछ बाकी है आपको पर्सनली अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कैसे अभी और बैलेंस करना, और उनको उनके एक्सपेक्टेशन को, दो आई कैन अंडरस्टैंड कि जॉब करते करते फैमिली और काफी दोस्तों का एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन अब मैं आ रहा हूँ आपकी वेरी पर्सनल लाइफ। वहाँ पे हमको अभी जानकारी मिली कि आपके लास्ट लॉकडाउन में आपकी शादी हुई थी, तो सबसे पहले बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अब बताइए आप ये बैलेंस आप कैसे करते हैं? और मतलब ये नहीं, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली, यू अनलॉक्ड योर मैरिज इन लॉकडाउन, सो ये क्या था? हम कुछ शब्दों में जानना चाहेंगे, जो कि हम बहुत पर्सनल नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम आपका एक्सपीरियंस क्यों डिफरेंट है समथिंग, मतलब जिंदगी भर आने वाले टाइम में शायद याद करेंगे। कुछ बुरी चीजों के साथ साथ बहुत बुरी घटनाएं हो रही हैं इस लॉकडाउन में, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं, तो हम अच्छा कुछ सुनना चाहेंगे कि आपकी लॉकडाउन में शादी और आपका अनुभव। काफी अप एंड डाउन रहे थे लास्ट ईयर शादी को लेके भी, और ये सोचा भी नहीं था कि ये लोग ऐसी सिचुएशन आएगी, कोरोना जैसी पैंडेमिक आएगी। शादी को लेके कभी से ही मैं थोड़ा कॉन्शियस रहा हूँ, मुझे नहीं करने का तरफ मेरा एटीट्यूड रहा था कि मेरे लिए समझ से बाहर था ये चैप्टर कि ये कैसे है, क्या चीज है, हाउ व्हाई द पीपल गेटिंग मैरिड, और क्यों। तो फैमिली प्रेशर काफी था। फिर बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा समझ में आया कि इट्स ओके, कर लेनी चाहिए। लेकिन ये डिसीजन एक ऐसा था कि यू कांट स्नैच इट फ्रॉम योर पेरेंट्स, के उनकी एक तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और वो सोचते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, और उनकी खुशी कहीं ना कहीं उसमें शामिल होती है।
ठीक है, मैं अगर पार्टनर अच्छा हो और मेरा जहाँ तक है अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपका तो डिसीजन सही रहा। इन चीजों को बैलेंस किया है कि हाँ शादी, हाँ अभी तक बहुत अच्छा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन बाकी की चीजें जिन चीजों से मैं भागता था, मुझे लगता है कि मैं अब उनको इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मेरे पेरेंट्स के ऊपर थी कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, उनकी उनको लगता था कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ उनके ऊपर, अब वो हट के अब क्या है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अब मैं मेरे डिसीजन खुद ले सकता हूँ और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, और इसमें मैं इसके लिए भी ब्लेम नहीं करता पेरेंट्स को कि मुझे शादी क्यों करा दिया। ऐसा थोड़ा सा लगा था सेटबैक कि अब चीजें थोड़ी डिफरेंट हो गई, दोस्तों से मिलना जुलना कम हो जाएगा, जो पार्टी या घूमने फिरने का था वो कम हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं पिछले साल में भी 3-4 बार कहीं ना कहीं घूमने चला ही गया, चाहे वाइफ के साथ भी हो, अकेला भी रहा हो। तो हाँ, बैलेंस करने में, इन चीजों को सीखने में मिला है काफी सारी चीजें। ओके, घूमने से ख्याल आया कि हमने आपका प्रोफाइल पढ़ा था, वहाँ पे हमने ये पाया कि आपकी जो आपने जो रिमोट लोकेशन जैसे लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी काम किया हुआ है, तो आप अपना अनुभव शेयर हाँ करना चाहेंगे लद्दाख? हाँ बिल्कुल। लद्दाख एक ऐसी जगह लगी जब मैं फर्स्ट टाइम गया, और मेरा फर्स्ट टाइम मैं किसी, जब लद्दाख गया तो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं प्लेन में बैठा था। तो एक्सपीरियंस अपने आप में ही अच्छा हो गया था कि मैं प्लेन में भी जा रहा हूँ और लद्दाख भी जा रहा हूँ। क्या बात। तो जब लद्दाख में लैंड हुए, वहां पर देखा उनका माउंटेन से, मैं पहले से ही उसमें था, परिचय में था कि हाँ मुझे पहाड़ ऐसे लगते हैं। इससे पहले मेरी पिथौरागढ़ में पोस्टिंग थी 4 साल के लिए, वो बहुत अच्छी लोकेशन लगी मुझे, ग्रीन और पीसफुल, सब चीजें अच्छी थी वहां पर। उसके बाद लद्दाख एक डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप, फास्ट प्लेन, आप मूवीज में ही देखते हैं ऐसा। लद्दाख में जाके अगर आपको अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब आप नेचर से कहीं प्यार नहीं करते, आपको पसंद नहीं, आपको सिटी की हसल बसल ही पसंद है। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था वहाँ के लोगों का, बिहेवियर भी, सोच भी कैसे डिफरेंट रखते हैं। आप गाड़ी या बाइक लेके चले गए, इन केस आप हेलमेट वहां भूल गए बाइक के ऊपर, तो यू नो नीड टू वरी अबाउट योर हेलमेट, वो वहीं मिलेगा। तो ये मुझे नॉर्थ ईस्ट में भी एक्सपीरियंस हुआ मुझे, और लद्दाख में भी एक्सपीरियंस हुआ वहाँ का कल्चरल वाइज। और लोगों के जो अभी भी कहते हैं ना कि गांव के लोगों के बारे में, या हम जनरली गांव के लोगों के बारे में कहते हैं, मुझे लद्दाख के लोगों के बारे में या नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में ये मिला कि वो अभी भी शरीफ और अच्छे हैं, जिनके मन में ये कपट नहीं है कि मुझे ऐसा करना है, ये आया है, या टूरिज्म हब है वो। लेकिन अब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मैं किसी मार्केट दुकान में जा रहा हूँ, शॉप में जा रहा हूँ कुछ खरीदने के लिए, दैट इज ओवर प्राइस्ड। Sometimes it is, but it's not like that. So नहीं, सही it was a really good experience in Ladakh, especially. सही बात है। और लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में हमने भी बहुत सुंदर बातें सुनी है, तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो हमें सुन रहे हैं, अगर आपने सुंदर बातें सुनी है, आपको सुंदरता को फील करना है, एक्सपीरियंस करना है, तो आप जरूर लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाएं। और हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है वरदान, कि कॉर्पोरेट, सी Yeah. आई नो दिस इज नेवर एंडिंग क्वेश्चन, अगर मैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से या कॉर्पोरेट पर्सनल से ये क्वेश्चन पूछूंगा तो ऑब्वियसली दे दे एक्सप्लेन अस एज पर देयर एक्सपीरियंस, लेकिन ये क्वेश्चन आज भी उठता है, कॉर्पोरेट वर्सेस गवर्नमेंट। तो कैसा आपका अनुभव रहा? Yes. यू नो यू आर इन द गवर्नमेंट सेक्टर एंड वी हैव गॉट नंबर ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन कॉर्पोरेट आल्सो, सो आप Yes. बताइए। अभी मेरा एक्सपीरियंस तो गवर्नमेंट एक्सपीरियंस ही रहा है, मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं किया है। आप, तो लेकिन आपके फ्रेंड्स, आपके अभी फैमिली तक, मेंबर, हाँ यस, मेरे फ्रेंड्स हैं कंपैरिजन और होता है। कलीग्स, कुछ दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, जो काफी अच्छा कर रहे हैं कुछ, और कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं काफी सालों से। और जो अच्छा कर रहे हैं उनको, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में मुझे जो डिफरेंस सबसे ज्यादा लगता है, और सभी को लगता है, वो ये है कि स्टेबिलिटी, वी हैव स्टेबिलिटी इन लाइफ। बट जब बात आती है कि आप ग्रो कितना कर पा रहे हैं, आपके पास कितना चांसेस हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में आप अपना पर्सनल ज्यादा दे के तो आप ग्रो कर सकते हो। रिस्क फैक्टर है वहां पर भी, इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आप एटलीस्ट ये सेटिस्फाई रहेंगे कि वट एवर यू डिड, देयर वाज नो वन अदर हु पुश्ड यू टू डू दैट। आपको कोशिश, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ये करो या तुमने क्यों किया, आप खुद उसको रिस्पॉन्सिबल रहते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा आपको इन चीजों को लेके चलना है, आपके सीनियर्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनका भी ध्यान में रखना है, और आपका जो प्रोग्रेस है लाइफ में, वो भी कई सारी चीजें हैं। प्राइवेट में आपको ये रहता है कि इफ यू हैव डन समथिंग फैबुलस यू विल मे गेट अप्रेजल बेटर देन अदर्स, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में सभी को एक जैसा ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज डिफरेंशिएट करती है। स्टेबिलिटी के मामले में है, ऑब्वियसली इज फार बेटर देन दिस कमर्शियल सेक्टर एंड ऑल, प्राइवेट सेक्टर। पर दोनों ही सेक्टर अच्छे हैं अगर कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, मतलब इंडिविजुअल में अच्छे इस तरह की लीडरशिप क्वालिटीज है, अपने आप को पुश कर सकता है कि ये मुझे करना है। जैसे मैंने आपके बारे में सुना कि आप
आज भी आपकी तबीयत खराब होने के बाद भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इट मींस यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल। वी वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों को डिफाइन किया है। और हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा दैट इज फ्रॉम द वन पर्सनल, ही इज गुड ऑन गुड प्रोफाइल, और वो प्राइवेट सेक्टर से ही है। और आपका ये बात डेफिनेटली मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में जरूर उठाऊंगा जहाँ पे आपने लिखा है डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, यू नो, रिलेटिवली आई एम सेइंग कि यहाँ पे इगैलिटेरिज्म होता है, जहाँ पे भी बिलीव इन इक्वालिटी, जहाँ पे एक छोटी सी रिसोर्स को भी अपने बड़े रिसोर्स के सामने डिसीजन लेने की पावर होती है, आइडिया शेयरिंग होती है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती है। लेकिन वहाँ पे एक स्टेटस होता है कि आपका मतलब जो आप अगर सुपर बॉस कुछ कह रहा है तो यू आर सपोज टू लिसन और इम्प्लीमेंट। तो खैर नेक्स्ट एपिसोड में हमारा Yes. पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा। लेकिन हमारे लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने पूरी कहानी बताई फ्रॉम योर ग्रेजुएशन टू योर पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर उसके बाद आपका 2010 में ESI की तरह ज्वाइन करना, फिर उसके बाद आपका और पढ़ाई करना, यानी कि आपने पढ़ाई छोड़ी नहीं थी, जॉब के बाद भी आप कुछ कर रहे थे एजुकेशन के फील्ड में। तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन होता है कि अभी और क्या बाकी है वरदान की जिंदगी में जो अभी रह गया है, प्राइवेट हो अभी यस बचा तो काफी है अगर देखा जाए, क्योंकि जब जैसे बताया मैंने कि जब मुझे पता चला कि क्यों पढ़ाई करनी चाहिए या जॉब क्यों करना चाहिए, एंड व्हेन, और तब ये पता चला हम क्यों जिंदा है, क्यों जी रहे हैं, किस कोई पर्पज है या नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मुझे वो मिल चुका है जो मुझे चाहिए था सोसाइटी से, ITBP से या सबसे। नाउ इट्स पे बैक टाइम। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि जो सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल रहे, मेरी कंट्री के लिए भी हेल्पफुल रहे। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं अभी नहीं कर रहा, आई एम डूइंग माय बेस्ट। मैं एमटेक स्टडी करने के बाद मैं अपने डिपार्टमेंट में अभी पोस्टेड हूँ, उस तरह का काम करता हूँ और काफ़ी मैं एंजॉय करता हूँ उस काम को। मैं कोशिश करता रहूँगा कि उसी काम को मैं आगे भी करता रहूँ। ऐसा नहीं, हमारी ट्रांसफरेबल जॉब है, दूसरा काम भी मिल सकता है। और अब इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी तरह में जो एक, मुझे काफ़ी ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, और मेरे जो दोस्त थे स्कूल टाइम में वो मुझसे भी इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो आज काफी पिछड़ गए बस जस्ट बिकॉज ऑफ गाइडेंस। उनको गाइडेंस नहीं था, उनको पता नहीं था चीजें कैसे है करनी चाहिए क्या कहीं से भी। तो मुझे लगता है कि मुझे अब इस फील्ड में काम करना चाहिए ताकि मेरे जो दोस्त हैं उनके बच्चे या हुए, या जो और हैं मुझसे छोटे, काफी छोटे जो स्कूल टाइम में हैं, उनको मैं गाइड कर सकूं। ये मुझे लगता है मैं आगे जाके करना कोशिश करूंगा किसी तरह से भी सोसाइटी को पे बैक टाइम, जो मैं कह रहा हूँ कि दिस इज द पे बैक टाइम, आई वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी। Oh, that's great, Vardhan. That's great, and we are wishing you good luck. So आप लाइफ में काफी कुछ करें और कहीं भी रुके नहीं, अभी जो कुछ बचा है वो करते रहें और अनवरत करते रहें। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी कुछ और बाकी है कि सीजन 1 के सेकंड एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दिस शो वाज प्रेजेंटेड बाय वाई लखनऊ एंड पावर्ड बाय ह्यूमन राइट्स एक्शन फोरम। आप लोग से अनुरोध है कि जो हमारे पिछले शोज थे, जो एपिसोड थे, उसको और जो फ्यूचर में आने वाले हैं उनको देखने के लिए आप facebook.com/वाई लखनऊ में विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन वरदान, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वरदान। थैंक यू आशीष।